बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद में अदालत में मेरा तोशाखाना का केस चल रहा है। हमायूं दिलावर साहब प्रिजाइड कर रहे हैं उसमें, और हमने कोशिश बड़ी की है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा केस ट्रांसफ़र करें यहाँ हमायूं दिलावर से, क्योंकि ये हक होता है एक जो हर शख्स का, इसका हमें आइन, हमारा कानून हक देता है कि अगर हमें एक इत्मीनान एक जज पे नहीं होता तो हमारा हक होता है कि हम अप्लाई करें कि हमारा केस ट्रांसफ़र कर दें। और ये हमने तब से किया था, ये मैंने कल भी बात की, मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब मुझे गैर आइनी और कानूनी तौर पे उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और मुझे पुलिस लाइंस में रखा गया, तो उधर एकदम पता चला कि हमायूं दिलावर साहब ने अदालत निकाली और मुझे तलब कर लिया तोशाखाना केस पे। ना मेरा वकील, ना मुझे पता है किसी चीज़ का, और उस केस में फिर फर्द जुर्म लगा दिया। कानून तो यह है कि मुझे बता के लगाना चाहिए था, बताए बगैर लगा दिया। तो हमें तब ही समझ आ गई कि ये हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उसके अगले दिन हमने तब से अप्लाई किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र का। अब मैं बात कर रहा हूँ 12 मई को, ये तकरीबन अब समझ लें कि 3 महीने गुजरने लगे। तब से अप्लाई किया हुआ है और कोशिश करते गए कि हमारा केस इस अदालत से निकाला जाए। उसके बाद बहरहाल जो मैंने आपको बताया कि केस हुआ, मैंने 35 सवाल दिए गए। मुहर्रम की 3 छुट्टियां थी, बड़ी मुश्किलों से हमने वो अकाउंटेंट को ढूंढा। असल में ये सारे सवाल टैक्स के बनते हैं। ये जो इस अदालत में सवाल हैं, ये हैं सारे टैक्स के, क्योंकि कहा जी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, आपने ये बेचा, ये डिक्लेयर नहीं किया। तो मैंने वो सारे 35 के 35 सवालों का जवाब दिया, और हर एक का जवाब मैं खड़े होकर अदालत में एक एक का जवाब दिया। तो वो जो एक जगह, और इन्होंने सरकारी 2 गवाह पेश किए। अब सरकारी गवाह क्या उन्होंने गवाही देनी थी, तो हमने कहा क्योंकि वो जो जवाब हैं उसके लिए मेरे अकाउंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक 40 साल से मेरे अकाउंटेंट वही फर्म है। मेरे पास जो पैसे आते हैं, जो मेरे खर्चे होते हैं, वो मैं उनको बता देता हूँ। वो फिर टैक्स फॉर्म्स भर देते हैं, वही इलेक्शन कमीशन की फॉर्म्स भरते हैं, वही वेल्थ टैक्स जो होता है वो भरते हैं। तो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो अब मैं तो नहीं जवाब दे सकता कई चीज़ों के। तो मैंने गवाह के अंदर अपने अकाउंटेंट को कहा कि वो बैठे, और वो जो खास तौर पे एक जगह पे बात फंसी हुई है कि जी पैसे तो आप शो कर रहे हैं, लेकिन पैसे के ऊपर आपने ये नहीं लिखा कि तोशाखाना का पैसा था। अमाउंट पूरा है लेकिन तोशाखाना वो नहीं लिखा। तो ये अकाउंटेंट ने बताना था कि वो फॉर्म उसने जैसे भी भरी, क्योंकि फॉर्म तो वो भरता है। बहरहाल 1 घंटे का टाइम दिया गया और कहा कि 1 घंटे में आप ये नहीं पहुंचेगा तो चलो। अब अकाउंटेंट 1 घंटे में कैसे पहुंच सकता है? ये कोई मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हो रहा। उसको विटनेस खत्म कर दी, और भी हमने बुलाए हुए थे विटनेसेस जिन्होंने गवाही देनी थी इन्हीं चीज़ों को, और जो मेरा हक है। अब एक फेयर ट्रायल होता है कि आपको मौका मिले कि मुझे अक्यूज करें, मुझे मौका तो दें कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। नहीं मौका दिया गया, और बड़ी जल्दी सब कुछ तेजी से किया जा रहा है। छुट्टियों में कभी ट्रायल नहीं होता। ये आजकल अदालतों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों के अंदर डे टू डे ट्रायल हो रहा है। जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह ये बस जल्दी से खत्म हो जाए। मौका भी नहीं दे रहा है। एक दिन क्या हो जाएगा कि 1 दिन डिले हो गया, 2 दिन डिले हो गया, कौन सी क़यामत आ गई? विटनेसेस आए, हम तो मुतमईन हो जाएं कि हमने अपना केस पूरी तरह लड़ा है। लेकिन छुट्टियों के अंदर भी जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह फैसला आए। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे कहना पड़ता है कि मैं काफ़ी मायूस हूँ कि वो ना फैसला करते हैं, वो खींचते भी जाते हैं, वो पूरा मौका दे रहे हैं कि ये जब फैसला आ जाए। यानी अगर हमने ट्रांसफ़र का इतनी देर अप्लाई किया हुआ तो कम से कम फैसला तो करें, तो करते भी नहीं है। बहरहाल
وہاں بھی ان کو بھی میں نے کہا، بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے۔ جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے، آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پہ اٹھایا گیا ان کی عدالت سے، اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا۔ یعنی اصل میں تو ان کو اللیگل کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں، شیشے توڑ کے، ڈنڈے مار کے، وکیلوں کو مار کے، وہ بیچارہ رجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے، اور مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے ان کی عدالت سے، اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹرین کیس تھا، 3 ممبر بینچ بیٹھا، دو ججز نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مینٹینیبل ہے کیس، چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں کر رہے، وہ بھی لٹکایا ہوا وہاں۔ اور ہمیں اعظم سوادی کو بہت اعتراضات تھے، انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر، تو نہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں، نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو فیس بک پہ دیکھیں، فیس بک 90 دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے۔ اگر ایف آئی اے یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کر دیا فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے، آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ 90 دن تک ان کی جو بھی فیس بک پہ پوسٹ تھی وہ کون سی تھی، کیونکہ 90 دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوسٹ بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمایوں دلاور کی پوسٹ تھی، اس پہ انہوں نے جو ان کا میرے متعلق پوسٹ کی ہوئی ہیں، وہ تو اگر کوئی بھی دیکھ لے تو مجھے تو ان سے انصاف نہیں مل سکتا۔ لیکن وہ ایف آئی اے کے پاس گئے اور ایف آئی اے نے جناب کہا جی وہ کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، وہ ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی، میچ فکس ہوا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا ایف آئی اے کو، تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ای میل کریں اور فیس بک کو کہیں کہ ہمیں 90 دن کا دے، اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ میں اس کے بعد دوسری بھی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو اب دیکھتے ہیں، یہ بڑی تیز سپیڈ سے چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیئر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی، جو میرا رائٹ ہے۔ دوسری چیز یہ جو انہوں نے 2 بلز اسمبلی میں لے کے آئے، بڑی تیزی سے، پتہ نہیں انہوں نے کتنے بل پاس کر دیے، 1 گھنٹے کے اندر کوئی 15 نئی لیجسلیشن لے آئے۔ وہ گورنمنٹ جو جا رہی ہے 15 لیجسلیشن، 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں، جمہوریت کا مذاق اڑا ہے، نہ وہ بل پڑے گئے ہیں نہ کچھ ہے، جلدی سے، اور سارا بل کے پیچھے بدنیتی ہے۔ اور یہ جو 2 بلز انہوں نے انٹروڈیوس کیے، سیکریسی ایکٹ اور پریونشن آف ایکسٹریم وائلنس ایکٹ، یعنی یہ جو 2 بل ہیں، یہ تو ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں۔ یہ تو سٹالن کی یو ایس ایس آر کے اندر اس طرح کے تو قانون بنتے تھے، یا نازی جرمنی میں بنتے تھے، لیکن یہ کسی آزاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی فیصلہ کریں گی، کسی گھر میں بھی گھس جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی دہشت گرد ہے، اور وارنٹ ایک جو ہوتا ہے گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھروں میں، کسی کے گھر میں بھی گھس جائیں گے اور کچھ بھی کریں گے، اور کسی کو ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو ایک ملک میں بالکل ہی غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ پھر سیکریسی ہے، ایک اور ایکٹ لے آئے ہیں کہ آپ کسی بھی اگر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی آدمی ہے، اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے، اگر آپ نے نام لے لیا تو وہ آپ کوئی اسٹیٹ سے غداری کر دیں گے، سیڈیشن ہے وہ۔ تو یہ تو اس طرف جا رہا ہے کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں بھی اس طرح کی حالات نہیں تھے۔ یہ تو بالکل ایک وہ معاشرہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو الیکشن کا کوئی نیت ہی نہیں نظر آ رہی، تو اگر الیکشن نہیں کروانے تو اس کے بعد تو پھر لوگوں کو کنٹرول ہی کرنا پڑے گا، تو انہیں حربوں سے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور مجھے جو خوف آ رہا ہے، میں آخر میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پختونخوا ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔
क्योंकि उनकी कोई अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। उन लोगों को ऊपर मुसल्लत कर दिया है जो जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और वो जो वहाँ कर रहे हैं, जिस तरह की करप्शन हो रही है और जिस तरह का वहाँ वो सुबह आहिस्ता आहिस्ता वहाँ दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, लाकानूनियत बढ़ती जा रही है, तो वो तो लोगों को पहले ही नौजवान वहाँ सारे कबायली इलाके का जो जो जिस तरह की तबाही मची थी, जो जिस तरह की कत्लो गारत हुई है कबायली इलाके में, ड्रोन अटैक से, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऊपर से तालिबान एक तरफ, वो दूसरी तरफ फौज, तो वो जो लोगों से हुआ, जिस तरह की तबाही मची वहाँ, तो वो तो उसी से अभी निकल रहे हैं। तो अगर ये उसी तरफ चला गया फिर से, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, क्या उनको अंदाजा है कि नीचे ग्राउंड के ऊपर किस तरह का गुस्सा उठ रहा है? क्या अंदाजा है कि जब वो पुलिस लाइंस के अंदर जब 100 पुलिस वाले शहीद हुए थे, पता है नीचे से क्या आवाजें आ रही थी, और अब जो बजौड़ में हुआ इसके ऊपर सारे पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह का गुस्सा गया है? क्या किसी को अंदाजा है कि ये किस तरफ जा सकता है? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जरूरी है, एक ही तरीका है कि ये जो नीचे ग्राउंड के ऊपर गुस्सा है ये तब निकलता है जब इलेक्शंस करवाते हैं। इलेक्शंस में लोगों का गुस्सा निकल जाता है, और फिर एक जब मुंतखब गवर्नमेंट आती है लोग उम्मीद लगा लेते हैं, और होता क्या है कि वो जो सारा टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, इस्तेकाम आ जाता है मुल्क में। तो ये जो दूसरी तरफ अभी कोशिशें हो रही हैं, जो लोग इस मुल्क में जिनका जीना मरना है उनको खौफ आना शुरू हो गया। जो 12 लाख यहां से प्रोफेशनल्स छोड़ के गए हैं और जा रहे हैं, आज हमें समझ आना चाहिए कि उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। ये सबसे खतरनाक चीज है कि एक माशरे में लोगों की उम्मीद चली जाए। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं यहां तो कोई रोशनी नहीं नजर आ रही, और अगर इन्हीं लोगों ने बैठे रहना या इसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस के बगैर एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट चलानी है और लोगों को कंट्रोल करके चलाना है, मैं ये अपने तजर्बे से एक तारीख का एक तालिब इल्म हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सियासत में एक जीरो से एक पार्टी आज सबसे बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान की पार्टी है, जो मेरा तजर्बा है अवाम का, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान को उधर लेके जा रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि वो डंडे के जोर से इस मुल्क को कंट्रोल कर लेंगे, वो समझते नहीं है, अवाम की सोच नहीं समझते, ना वो तारीख जानते हैं, ना वो पॉलिटिक्स समझते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक अंधेरे की तरफ हम लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।